जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष 300 हार्ट चैलेंज का ये 7वां दिन है। इस 7वें दिन में हम डिस्कस करने वाले इंडियन इकोनॉमी और प्लानिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको। यहाँ तक आते में लगभग आपके 600 क्वेश्चंस जो है वो पूरे हो चुके हैं और आपके कई सारे फीडबैक जो हमें ऑनलाइन ऑफलाइन मिले हैं उन पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे डेफिनेटली हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स जो ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको आ रही है वो नहीं है। बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में, एंड दैट इज द 7th डे सेशन। और इस वाले सेशन के बारे में अगर चर्चा करें ना तो यहाँ से आप 701 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आपका जो क्वेश्चन मींस एट लास्ट आपका कहते हैं 700 जो पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। 800 क्वेश्चन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाने वाले हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है इकोनॉमी वाले पार्ट से अगर उसको डिस्कस किया जाए, द क्वेश्चन सेज What does the term green shoot represent in an economy? ठीक है, जो टर्म ग्रीन शूट है इसका मतलब किसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो अगर ग्रीन शूट आप लोगों ने से किसी ने पढ़ा हो, जनरली इस टर्म के इस तरह के जो टर्मिनोलॉजीज है, ये टर्मिनोलॉजीज आपका जो न्यूज़पेपर वाला एरिया होता है वहां से कवर की जाती है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कंडीशंस होती है इकोनॉमी की उस आधार पे इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज है वो न्यूज बनाती है। यहाँ अगर देखा जाए तो ये क्या शो करता है ग्रीन शूट, तो वो शो करता है, ठीक है, इकोनॉमिक साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। मींस अगर आपका इकोनॉमी जो है वो डाउन टर्न हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ठीक है, वो पूरा की पूरा स्लो डाउन में जा रहा है, तो वहां से आपको ऐसा कहीं दिखे कि आपकी इकोनॉमी क्या करने वाली है, फॉल बैक या कॉल बैक करने वाली है, तो वो जो एक साइन है उसे क्या कहा जाता है, ग्रीन शूट्स कहा जाता है। अगर इस आधार पे इसका आंसर देखा जाए तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान आर्थिक सुधार के संकेत, द बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, आप अगर सेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ओल्ड इश्यूज जितने भी हैं, जो क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं उनको एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, और उस फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाकी अगर आप जुड़े हुए हैं लगातार है तो आपके कमेंट्स जो है वो करते रहिए, जो हमें एक कॉन्फिडेंस देगा कि द पीपल आर देयर, दे आर पार्टिसिपेटिंग। मींस हम अकेले नहीं है जिनका 300 हार्ट चैलेंज चल रहा है, हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो क्या कर रहे हैं, 300 चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं। Okay. So the next question, consider the following statement regards reserve currency। जो रिजर्व करेंसी होता है आपका आरक्षित मुद्रा होता है, उस आधार पे आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 ऑप्शंस दे रखे हैं और करेक्ट ऑप्शन पूछा है। तो कहता है द रिजर्व करेंसी एक्ट एज the international pricing currency in the global market for commodities like oil and gold। The country whose local currency is accepted is, अच्छा पहले वाले स्टेटमेंट को समझा जाए। आरक्षित मुद्रा तेल और सोने जैसी वस्तुओं के लिए वैश्विक बाजार में अंतरराष्ट्रीय मूल्य निर्धारण का काम मुद्रा का काम करता है। हाँ करता है भाई, किस तरह से करता है तो आप समझिए, हम आरक्षित मुद्रा जो रखते हैं वो किस में रखते हैं, फॉरेक्स में रखते हैं। फॉरेक्स किसके काम आता है, तो फॉरेक्स जितना भी हमारा इंपोर्ट है उसको फाइनेंस करने में हम किसका यूज करते हैं, इस आरक्षित मुद्रा जो इसको करते हैं। अगर आपके पास आरक्षित मुद्रा का सरप्लस है, बढ़िया है, तो आप क्या करोगे, उसका जो रेट रहेगा वो क्या होगा, वो कम रहेगा। बट अगर आपके यहाँ इसका शॉर्टेज आया है, क्या है, फॉरेक्स का शॉर्टेज है, आपके यहाँ कमी है, तो किसका डिमांड, जो विदेशी करेंसी है उसका मूल्य बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इनका मूल्य बढ़ेगा तो आपका इंपोर्ट का मूल्य भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। तो इस आधार पे पहला जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, the country whose local currency is accepted as a reserve currency get an added advantage in terms of lower commodity rate in the international market। जिस देश की स्थानीय मुद्रा को आरक्षित मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है वो अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है वहां पर कम दरों में काम ले सकता है। और हाँ, इसका ये वाला जो पॉइंट है ये भी सही है, और इसका एग्जांपल आप कहां से दे सकते हो, यूनाइटेड स्टेट डॉलर से देख सकते हो, क्योंकि वहां की करेंसी को क्या किया गया, आरक्षित करेंसी लोगों ने बना रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है, युआन को एक्सेप्ट कर रखा है, येन को एक्सेप्ट कर रखा है। तो उससे होता क्या है, एक अनड्यू एडवांटेज जो है वो मिलता है कि आपकी करेंसी जो है वाइडली एक्सेप्टेड है। तो इन दोनों करेंसी के आधार पे बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। तो जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन नंबर 3 टॉक अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग इन रिगार्ड्स टू द रीजन टू परसिस्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2012-13। अच्छा, एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है पीवाईक्यूज वहां से लिया गया है।
तो उसको उस आधार पर देखने की कोशिश है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके टास्क में क्यों डाला गया, तो उसका सिंपल सा लॉजिक जो वो ये है कि आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। सो जो पहला पॉइंट कहता है वो कहता है inflation is the protein food, particularly egg, meats and fish and fruits and vegetable hemisphere because of change in dietary habit and supply constraint. Rise in income is also a reason for the sustained food inflation. An increase in MSP, while necessary to ensure remunerative return to farmer, raised the floor price and also contributed in rate of input prices. अगर आप किसी भी साल के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में देखेंगे और वहां पे आपका इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग कोई सवाल है, तो ये जो पॉइंट है तीनों के तीनों, ये हमेशा क्या होने वाले हैं, करेक्ट होने वाले हैं। क्यों करेक्ट होने वाले हैं, तो समझिएगा। जिस तरह से आपका हैबिट बढ़े, मींस इन्फ्लेशन किस आधार पे बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन सीधा निकल के आता है आपके डिमांड के आधार पर। जिस भी चीज की बाजार में किसी भी कारण से डिमांड बढ़ रही है और उसके एवज में सप्लाई अगर उसकी कांस्टेंट है, वो डिमांड को क्या नहीं कर पा रही है, मैच नहीं कर पा रही है, उस वाली कंडीशन में आपके यहाँ प्राइस राइज जो है वो तो होगा। मीन्स प्राइस राइज होना तो क्या है, वो तय है। तो क्या होता है, जैसे ही डिमांड बढ़ा इन अलग अलग चीजों का डाइटरी मेथड्स में, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। दूसरा, इनकम बढ़ी है तो इनकम बढ़ने से भी प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि एक बेसिक सा पार्ट है, इनकम बढ़ना कभी भी सेविंग की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देता। आज के समय में व्यक्ति अपने जो खर्च है वो बढ़ा देता है, उसका जो पैटर्न है वो बढ़ा देता है, और वही चीज यहाँ देखने को मिलती है। और एमएसपी बढ़ेगी तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन तीनों क्वेश्चन के पॉइंट के आधार पे डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। और अगर ये तो किस संदर्भ में पूछ लिया गया, इन्फ्लेशन के संदर्भ में पूछ लिया गया, किसी और भी संदर्भ में, सॉरी 2012 11-12 के संदर्भ में, किसी और भी ईयर में वो तीनों पॉइंट क्या आएंगे, सही आएंगे। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड रेसिडेक्स। द इंडेक्स इज प्रिपेयर टू ट्रैक। अच्छा, रेसिडेक्स नाम से एक इंडेक्स है, ठीक है, वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है, आप में किसी ने इसका नाम सुना है तो आप कमेंट में डालिएगा ये किस चीज के बारे में बताता है। So the index is prepared to track the prices and residential properties in India on the basis of actual transaction prices. Yes, it is the correct one. The index is prepared from a secondary data available from various sources like housing, फाइनेंस कंपनीज एंड बैंक। यस, ये भी क्या है, ये भी सही है। तो ये आपका क्या होता है, रेसिडेक्स का मतलब ही क्या होता है, रेसी का मतलब होता है रेसिडेंट, और इंडेक्स कहां से लेके आया, इंडेक्स से। तो रेसिडेंट का रेसी और इंडेक्स का डेक्स, इस निकाल के क्या बना, रेसिडेक्स बना। तो इसमें दोनों जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following are the functions of National Development Council of India? National Development Council के रिगार्डिंग हम पहले भी बात, लास्ट वाले वीडियो में उसमें भी बात किया था जब इकोनॉमी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। फिर देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसका कार्य क्या है। तो पहला, टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक प्लान, ठीक है, राष्ट्रीय आर्थिक योजना की तैयारी के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना। यस, इट इज। टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ नेशनल इकोनॉमिक प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं के कामकाज की समीक्षा करना, हाँ ये भी है। और द टू कंसीडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट। तो ये जो तीसरा वाला पॉइंट ये भी सही है। इस आधार पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एक टर्मिनोलॉजी है, समावेशी विकास जो है, उस समावेशी विकास के संबंध में क्या करना है, इन कथनों पर विचार करना और ये बताना है कि अबोव गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा या कितने करेक्ट हैं। Inclusive development refers to the social inclusion of socially excluded section of the society। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो लोग में सामाजिक तौर से बहिष्कारित है उनको भी अंतर्गत लाना। तो डेफिनेटली इट इज क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यस, इट इज। बोथ आर करेक्ट, तो 1 and 2 आर करेक्ट। हमने जब डेवलपमेंट जो ऑफलाइन क्लासेस हमने लिए, जो बच्चे पढ़े उनको समझाया है कि डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है वो समय के साथ बदला है। शुरुआत डेवलपमेंट से हुई, डेवलपमेंट के साथ समय के साथ एक नया शब्द जो है वो ऐड हुआ, जिस शब्द को हमने क्या कहा,
सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट मीन्स विकास जो था, विकास कहां से आया, विकास से शुरू हुआ, विकास के बाद में नई परिभाषा आई जिसे कहा गया सामाजिक विकास, सामाजिक विकास के बाद नया जो डेवलपमेंट आया उसे कहा गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसे हम समावेशी कहते हैं, और वर्तमान समय में जो डेवलपमेंट का प्रारूप चल रहा है उसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स विथ पॉजिंग द वीडियो, है ना। अगले क्वेश्चन पे जाए उससे पहले आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन का जो इंक्लूड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू हेज फंड। हेज फंड ये हमने जब आपका इकोनॉमिक में अलग अलग फंड हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो शेयर मार्केट वाला एस्पेक्ट होता है वहां पे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए भी है। हेज फंड्स आर ओपन टू ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर। हेज फंड आर ओपन टू, अच्छा इनमें से क्या देखना है, आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हेज फंड्स आर ओपन टू ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, नहीं ये इन्वेस्ट नहीं होता। हेज फंड्स आर इम्यून टू रिस्क ऑफ द मार्केट एंड ऑलवेज प्रोड्यूस पॉजिटिव रिटर्न, नहीं शेयर मार्केट या स्टॉक में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा आपको क्या करे, पॉजिटिव रिजल्ट देगी। इन्वेस्टमेंट इन हेज फंड्स आर लिक्विडेट as the often required investor kept their money in the fund at least 1 year। हेज फंड में निवेश को अतरल होता है क्योंकि अक्सर निवेशकों को कम से कम 1 साल के लिए जो पैसा है वो रखना पड़ता है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो ओनली 3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। कौन से क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या सिस्टम। ये स्टेटमेंट आएगा भैया प्रणालियों को, और ये बोला गया किसके अधीन आपको देखना है, विच ऑफ द अबव वर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये इकोनॉमिक पार्ट है बट किसमें दे रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कंटेक्स्ट में हमें इसे पढ़ना है। पहला पॉइंट कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, नहीं भैया ये जो है ये इसमें नहीं हुआ था। Establishment of Federal Public Service Commission, yes it is established in the that particular part। Separation of provincial budget from the central budget for the first time, नहीं ये भी आपका अलग था, ये इसमें नहीं हुआ था। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर है वो आएगा बी, ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल बजट कब हुआ था ये आप लिखिए कमेंट में कि कब हम, ये जनरली आपका जो बजट वाला पार्ट आप इकोनॉमी पॉलिटी में पढ़ते हैं वहां पे शायद सर ने आपको समझाया होगा कि किस समय जो बजट है वो बजट दोनों चीजों से क्या किया गया था, अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू मनी मार्केट इन इंडिया। ठीक, हम 2 तरह के मार्केट के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सा, एक होता है आपका मनी मार्केट, दूसरा होता है आपका कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट किसे कहा जाता है, जहां अप टू 364 डेज के लिए लेंडिंग होती है उसे मनी मार्केट कहते हैं, और जहां ठीक है मोर देन 364 डेज के लिए क्या होती है, लेंडिंग होती है, उसे कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो ठीक है, इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स एंड मैच्योरिटी विथ मैच्योरिटी रैगिंग फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर। ठीक, तो सेकंड कहता है इट एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फॉर दी सेंट्रल बैंक। इन दोनों में से क्या सही है, तो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो एक समझिएगा, इट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स विथ मैच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर। ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, क्योंकि ये क्या कहता है, ये मिनिमम कितना रहेगा, रेंजिंग फ्रॉम 1 ओवरनाइट टू 1 ईयर तक आप रहेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इट एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फॉर द सेंट्रल बैंक। इसके थ्रू वो सेंट्रल बैंक मार्केट में लिक्विडिटी एडजस्ट कर सकता है क्या, तो हाँ इसके थ्रू वो क्या है, इस तरह का एडजस्टमेंट जो वो करता है। तो इस आधार पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, सी बनेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड ये क्या होता है, उस आधार पे इस चीज को समझाइए। इन्वेस्टमेंट इन दिस बॉन्ड इज मोर रिस्की एज दोज बॉन्ड इंक्रीज द इन्फ्लेशन रिस्क अटैच्ड टू द इन्वेस्टमेंट। नहीं भाई ये नहीं है, ठीक है, ए इज रॉन्ग, ठीक है, कंप्लीटली गलत एक पॉइंट है। सेकेंड, इट इज बेटर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंपेयर टू गोल्ड एंड हैज टू रिस्क राइजिंग आउट ऑफ वोलेटाइल इकोनॉमी, ये भी गलत है। तो नाइदर 1 नाइदर 2 इज अबव आवर करेक्ट, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन।
अच्छा, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होते हैं? तो बेसिकली आपका इन्फ्लेशन के आधार पर जो बॉन्ड निकाले जाते हैं, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट लिया जाता है, उन्हें इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिग्रेसिव टैक्सेशन? जब हम बात करते हैं टैक्स लेवाई मेथड के बारे में, तो हम उसमें तीन मेथड्स को बात करते हैं। सबसे पहली मेथड क्या होती है? प्रोग्रेसिव टैक्स पैटर्न, जिसमें टैक्स अमाउंट के साथ में आपका टैक्स रेट है वो भी क्या है? बढ़ता है। दूसरा होता है आपका रिग्रेसिव टैक्स पैटर्न, जिसमें टैक्स अमाउंट जैसे जैसे बढ़ता है टैक्स रेट कम होता है। और तीसरा होता है प्रोपोर्शनल टैक्स पैटर्न, जिसमें जिससे जैसे रेट बढ़ता है या कम हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा रेट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये डेफिनेशन कहती है। तो 11th क्वेश्चन में कहता है द टैक्स that takes a larger percentage from the low income people than from the high income people। ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? एक लार्जेस्ट पोर्शन जो वो निकालता है। सेकंड कहता है टैक्सेशन वेयर द टैक्स रेट इंक्रीजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल टैक्सेबल इनकम। गलत है। टैक्सेशन वेयर द टैक्स रेट इज इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये सही है। नन ऑफ द अबोव। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन जो है रिग्रेसिव टैक्स के साथ सही है? तो ये सॉरी, टैक्सेशन वेयर द टैक्स रेट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द टैक्स इनकम। नहीं, ये कौन सा होगा? प्रोग्रेसिव। ये रिग्रेसिव के लिए गलत है। ये तीनों में से एक अकेला सही कौन सा है? वो है आपका टैक्स दैट लार्जर परसेंटेज फ्रॉम द पीपल। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन नंबर 12 सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जीरो अबाउट जीरो बेस्ड बजटिंग। और क्या देखना है? विच ऑफ द फॉलोइंग अबोव इज करेक्ट? Existing government program can be discarded under zero based budgeting if they are found to be outdated, or ZBB is difficult to apply on the human development program as the outcome of such program is intangible in nature। होता क्या है जीरो बेस्ड बजटिंग? जनरली क्या होता है, जब भी कभी बजट डिसाइड किया जाता है तो वो ये होता है कि आपने जो पुराना एक्सपेंडिचर है, लास्ट आपका जो भी रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाता है। अगर ऐसा ये डेवलपिंग नेशंस में होता है, अगर आप क्या देखो, आपको लास्ट टाइम कितना पैसा मिला था, आप न तो ये देख रहे, नहीं आप लास्ट टाइम आपका कितना एक्सपेंसेस हुआ वो देख रहे हो, आप हर बार नया गाइडलाइन पे अलॉटमेंट कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? जीरो बेस्ड बजटिंग कहलाएगा। उस आधार पर देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि न तो हम देख रहे हैं कि आपने पुराना क्या खर्च किया था, हमने सारा डेटा हटा के आपका नए वेंचर पे क्या कर दी? लॉन्चिंग कर दिया। आपने जितना बोला उतना पैसा अलॉट कर दिया, तो वो हो जाएगा आपका जीरो बेस्ड बजटिंग। नाउ द 13th क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट इन द hours of surging energy needs the edo एक hold the second को गए why and how it's necessary to manage coal wisely to assimilate social economic development। बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के समय में सतत सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कोयले का बुद्धिमानी से प्रयोग करना क्यों और क्यों आवश्यक है भैया? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला, coal fired power plant are the biggest source of man-made CO2 emission and the coal energy the single greatest threat over our climate। To get the coal, we must either cut down the forest or displace large number of people from these region। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो जिस तरह से ऊर्जा बढ़ोतरी हो रही है, हमें कोयला किस तरह से वाइजली क्या करना है? मेंटेन करना चाहिए। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट उस बात को क्या नहीं करते? जस्टिफाई नहीं करते। अगर आप क्वेश्चन को सही से देखोगे, आंसर को सही से समझने की कोशिश करोगे, तो उनका कहना क्या है कि जिस तरह से ऊर्जा की जरूरत बढ़ रही है, उस आधार पे ये दोनों नेगेटिव वे में स्टेटमेंट जाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर जो होना है वो आएगा डी। नाइदर वन इज करेक्ट नोर टू इज करेक्ट। दोनों ही क्या है? अपने आप में गलत है। अगला बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आउटकम ऑफ वेरी हाई इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मीन्स वेरी हाई का मतलब समझिएगा क्या बोल रहे हैं? बहुत अधिक। ठीक है, जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? हमको क्या देखना है? करेक्ट आंसर देखना है दिए गए कोड में से। रिडक्शन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, फिर अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो क्या होगा? कोई सामान खरीदेगा नहीं। एम्प्लॉयमेंट क्या, अगर सामान खरीदेगा नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। सही है। इंक्रीज इन सेविंग, पैसा ही इतना महंगाई होगा तो सेविंग होगा क्या?
तो सेविंग तो नहीं होगा भाई। तो पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो तो क्या है, रिडक्शन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो हो जाएगा, बट क्या नहीं होगा, आपका जो सेविंग की बात हम कर रहे हैं सेविंग नहीं होगा। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्योंकि हमारा यहाँ एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा ना, तो जब हमारे यहाँ का सामान बाहर महंगा मिलेगा तो कोई खरीदेगा, तो वो नहीं खरीदेगा तो वो क्या होगा, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, आपका जो डी आंसर है वो करेक्ट रहेगा। इन्फ्लेशन की अलग अलग कैटेगरी को लेके अभी सुनक सरकार इन्फ्लेशन के कारण ही चली गई, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना न्यूज में कि सुनक सरकार जो है वो गिर गई, उनकी जगह क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो जीती यूनाइटेड किंगडम्स में। चलिए कौन प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपके यूके के, वो कमेंट करके बताइएगा। चलो 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन लीड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। आर्थिक समावेश के लिए क्या आवश्यक है, क्या करेंगे तो आर्थिक समावेश जो है वो पॉसिबल है। आर्थिक समावेश का मतलब क्या होता है, तो जो लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी से जुड़े हुए नहीं हैं उनको जोड़ना, जो लोग बैंक या ऐसे फाइनेंशियल मार्केट से भी बाहर है उनको भी जोड़ना। तो इशूइंग ऑफ जनरल पर्पस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, टेक स्टिक टू नो your customer KYC norms, opening of bank branches in unbanked rural area और opening of no frills account, ठीक है, नो फ्रिल्स अकाउंट को क्या करना, ओपन करना, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है। तो पहला तो क्या है आपका, वो सही है। दूसरा आपका जो केवाईसी इसकी आवश्यकता नहीं होती। तीसरा ओपनिंग ऑफ न्यू बेंच और नो फ्रीज अकाउंट, तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये जो जनधन खाते वाली स्कीम आप लोग सर भारत सरकार या मध्य प्रदेश आपका मोदी सरकार लेके आई थी, वो जनधन योजना के पीछे जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, वो प्राइम ऑब्जेक्टिव किसका था, फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 टॉक अबाउट consider the following statement in terms of GDP या regards of gross domestic product, और क्या देखना है, which are not correct। हाँ, जब भी ऑप्शन क्वेश्चन सोल्व करो ना तो सबसे पहला दायरा ये रखो, ऊपर वाला क्या कहता है, नीचे वाला क्या कहता है, वरना हम स्टेटमेंट उस आधार पर पढ़ेंगे सही वाले और उसी पे ऑप्शन लगा देंगे। मेरे साथ आपको सॉल्व करवाते समय भी ये हुआ है कि मैं बिना शुरुआत में अपने हिसाब से सही मान लेता हूँ। अब की बार मैंने भी अपना तरीका बदला है, आप भी अपना तरीका बदलिए। पहले ये देखिए किसके रिगार्डिंग बात करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात करना है, और क्या बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला बोलता है बिटवीन 1951 एंड 2000 द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी फेल फ्रॉम 56% टू अराउंड 25%। अगर इस बात को देखा जाए द स्टेटमेंट जो है, ठीक है, ये क्या है, नॉट मींस कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, पूर्ण रूप से जो आपका वो हो जाता है सही है। बेसिकली इसको देखा आपका क्या कहेगा, ठीक है, ये तो सही है क्योंकि आपका जीडीपी का जो राउंड है वो क्लियर हुआ है समय के साथ में। दूसरा, शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन जीडीपी वाज लेस देन इंडस्ट्रियल सेक्टर बिटवीन 1950 टू 1961। हाँ, ये वाला पॉइंट क्या है, सही नहीं है, तो बी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन एन इकोनॉमिक a condition of lack of money supplies comparison to the supply of good service will lead to, ठीक है, क्या कहा जाता है, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में गुड्स एंड सर्विसेज जो आपका कहा गया है उसकी सप्लाई की तुलना में, ठीक, क्या है, द सप्लाई तुलना में मुद्रा आपूर्ति की कमी की स्थिति, अगर क्या रहेगा आपके यहाँ पे मुद्रा की उतनी आपूर्ति नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ठीक है, वो कंडीशन जो बनेगी वो कैसी कंडीशन बनेगी, वो बनेगी डिफ्लेशन की कंडीशन। क्या होगा इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मंदी जो है वो मंदी आना स्टार्ट हो जाएगी, डिफ्लेशन जो है डिफ्लेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, करेंसी डिवैल्यूएशन डन बाय द गवर्नमेंट लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किसी कंपनी में क्या होगा, आपका कंपनी की जो डिवैल्यूएशन क्या, अच्छा डिवैल्यूएशन क्या होता है, तो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में, ठीक है, वर्तमान मान लेते हैं डॉलर के कंपैरिजन में जो इंडियन करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देना। जैसे अभी 84 है, इस 84 को घटा के क्या कर देना, 90 कर देना। इससे क्या होगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं,
करेंसी डिवैल्यूएशन डन बाय द गवर्नमेंट लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फॉल इन द डोमेस्टिक प्राइसेस, ठीक है, इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्राइसेस, नो इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक प्राइसेस, इरेगुलर फ्लक्चुएशन इन द डोमेस्टिक प्राइसेस। नहीं, तो इस वाले पॉइंट का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, क्योंकि इस वाली चीज से ये फॉरेन मार्केट के लिए है डिवैल्यूएशन, इसका किसमें नहीं होगा? करेंसी मार्केट या लोकल मार्केट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो नो इम्पैक्ट ऑन दी डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक इकोनॉमी में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंपोर्ट की बात कर ली जाए तो क्या होगा? अगर डिवैल्यूएशन किया है तो डिवैल्यूएशन वाली सिचुएशन पे ये होगा कि आपका जो इंपोर्ट है ना, वो इंपोर्ट क्या हो जाएगा? इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महंगा हो जाएगा। आपका सामान, मान लेते हैं आपके यहाँ कोई सामान $1000 का आया, वो अभी 84 के हिसाब से 84,000 रुपीज का इंडिया में है। अगर आपने 84 से 90 कर दिया तो जो $1000 का सामान है वो भारत में कितने हजार का हो गया? 90,000 का हो गया। इस वाली कंडीशन में ये मान सकते हैं कि इंपोर्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, दूसरा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हो सकता है क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो ये उम्मीदें होती हैं डिवैल्यूएशन से। बाकी हमने जो हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स था उसमें इस चीज के बारे में बड़ी डिटेल में बात की है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 90, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के रिगार्डिंग क्या है, इन स्टेटमेंट को देखना है और ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इज $125 पर डे पर्सन बेस्ड ऑन परचेसिंग पावर पैरिटी। यस, इट इज करेक्ट। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने क्लास में बात की भी है इस बारे में। Planning Commission of India has defined poverty line based on intake of calories and different for rural and urban areas। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? तो ये जो सेकंड वाला है स्टेटमेंट है ये गलत है, पहले वाला सही है। एक कमीशन थी, जिस कमीशन ने ये काम किया था, प्लानिंग कमीशन ने ये चीज नहीं की। इस आधार पे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। जो पहला ऑप्शन है वही क्या है? वही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following best explain the cascading effect on taxation? ठीक है, टैक्सेशन पे प्रपातकारी जो इफेक्ट है वो क्या, कौन सी जो कंडीशन है वो एक्सप्लेन करती है। When tax imposition leads to disappropriate increase in prices by the extent more than tax, ये जो है आपका करेक्ट हो जाता है। Second, when tax imposition lead to the disappropriate decrease in the price by even extent, नहीं, ये गलत है। When tax imposition lead to the disappropriation decrease in the import, ये भी गलत है। Next, when tax imposition lead to the disappropriate decrease in export, ये भी गलत है। Only one is correct। तो A जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, जिसमें किसके बारे में चर्चा की गई? कास्केडिंग इफेक्ट जो है उसके बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 21, in economy with a very low rate of interest and where economic agents expect the interest rate to rise in future and consequently bond prices to fall, causing capital loss in the economy is going through a situation known as, बहुत कम ब्याज दर पर वाली अर्थव्यवस्था और जहां आर्थिक एजेंट भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि की उम्मीद करते हो, परिणाम स्वरूप बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आती है जिससे अर्थव्यवस्था की पूंजी में हानि होती है। इस स्थिति से गुजर रही अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा? तो बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पे क्या हो रहा है, आपका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। डबल डिट रिसेशन ये भी नहीं है, स्लो डाउन इन द इकोनॉमी नहीं, इट इज अ लिक्विडिटी ट्रैप। क्या कहा जाता है? जब तरलता का जो जाल है उसमें आदमी घुस जाए उसे क्या कहेगा? ये सिचुएशन डिफाइन करती है। तो 21 का जो आंसर है वो आंसर बनेगा आपका आंसर डी। 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिएट मनी is a term used for gold coin। ठीक, सेकेंड कहता है currency deposit ratio is a proportion of the total deposit commercial bank keeps to the or reserve। नहीं, दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो neither 1 and 2 करेक्ट। तो D is the correct option for the question number 22। Now the next question, that is question number 23। 23 बात करता है which of the following are correct regards to the austerity measure taken by a country going through adverse economic condition। क्या देखना है? करेक्ट आंसर्स इसमें से निकाल के लेके आने हैं। पहला, दिस मेजर्स इंक्लूड अ रिडक्शन इन स्पेंडिंग। यस, सरकार को क्या करना पड़ेगा? अपने जो इंडेक्शन है जो एक्सपेंडिचर उसको कम करने पड़ेंगे, मितव्ययता को कम करना पड़ेगा। ठीक,
द मेजर इंक्लूड इन इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स बढ़ाने का भी एक काम क्या है, वो भी किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि अगर मान लो इकोनॉमी आपकी किससे जा रही है, स्लो डाउन से जा रही है, बहुत ज्यादा आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, खराब हो गया है, तो आपको पैसा चाहिए। जैसा आपने पाकिस्तान में देखा था, पाकिस्तान की स्थिति खराब होने पर उन्होंने क्या किया था, टैक्स को बढ़ाया था, तो वो टैक्स बढ़ेगा। दिस मेजर्स इज इंक्लूड रिडक्शन इन बजट डेफिसिट, घाटे को कम किया जाएगा, ये बात भी सही है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ये तीनों ऑप्शन आपने पता है कहां देखे थे, ये तीनों ऑप्शन अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान की सिचुएशन आई थी, उस पाकिस्तान वाली सिचुएशन में आपने देखे थे, जो वहां की सरकार ने लिया था। सो इस आधार पे जो डी है वो क्या होगा, वो करेक्ट ऑप्शन बन के निकलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। जीडीपी के बारे में बात करते हैं और क्या बताना है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। रियल जीडीपी इज कैलकुलेटिंग बाय कीपिंग इन्फ्लेशन इनटू कंसीडरेशन, यस इट इज। ठीक है, आपको अगर रियल जीडीपी लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना हमेशा आप किसकी बात करोगे, नॉमिनल की बात करोगे। इसलिए रियल जीडीपी ऑलवेज कंसीडर इन द कंटेक्स्ट ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर क्या डिफाइन करता है, बेस ईयर बताता है भैया, आज अगर देखा जाए तो 2011-12 आपका बेस ईयर है, तो इसमें किसी चीज का प्राइस क्या है, और 2000 आज 23-24 में प्राइस क्या, सॉरी 24-25 में क्या प्राइस है, तो इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, तो ये सही है। नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ करंट ईयर, ये बात भी सही है, हम इसको स्टडी कर भी चुके हैं। तो आंसर क्या आएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25th, बड़ा छोटा सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द फिस्कल पॉलिसी, क्या है जो फिस्कल पॉलिसी के साथ एसोसिएट है, इन्फ्लेशन नहीं, टैक्सेशन नहीं, वो क्या है, कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन क्या है आपका, इंक्लूडेड रहता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें एक और कहानी आती है, लोग बोलेंगे टैक्सेशन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ठीक है, टैक्सेशन, क्योंकि टैक्स किसका अंदर आता है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही क्या किया जाता है, टैक्स को डिफाइन किया जाता है, बट मेनली फोकस किस चीज पे किया जाता है, आपका जो कंजप्शन वाला पार्ट होता है उसके ऊपर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिगार्डिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन के आधार पे चीजों को समझना है। It provide an accurate picture of the inflation in country. It affects short-term transit effect on the price of product. अगर headline inflation की बात किया जाए तो 2 is the correct one. तो B will be the correct answer for the question number 26. Now the question number 27. Consider the following statement. Higher growth in a GDP and population can occur together. Per capita income, higher growth in GDP and population can occur together. Second कहता है per capita affected the short term transitory, sorry, it is affected by the short term transitory effect price of product. ठीक है, दोनों क्वेश्चन हम 26 हो चुका था हमारा, 25th 26 we are going to discuss ना। It affect the short term transitory effect price of product, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो इसमें से आएगा आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 2, ओनली 2। हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे थे, इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ओनली 2, तो बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। 27 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग विच आर द करेक्ट। हायर ग्रोथ जीडीपी एंड पॉपुलेशन ऑकर्स टुगेदर, पर कैपिटा इनकम ऑलवेज डिक्रीजेस विद द पॉपुलेशन। इसमें अगर बात की जाए तो सी क्या होगा, दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों सही है, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28 सेज Which of the following is not part of India's national debt? कौन सी चीज जो है नेट डेब्ट में काउंट नहीं होती, लाइफ इंश्योरेंस डेब्ट है, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सब डेब्ट है, क्या नहीं है, प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ नेशनल डेब्ट। 28 का क्या बनेगा, 28 का बनेगा आपका सी, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 28। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29। 29 कहता है फिस्कल ड्रैग एक्सप्रेस द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, राजकोषीय खिंचाव, ठीक है, किस पे आपका बताता है, निम्न से किसके ऊपर अपना प्रभाव जो है व्यक्त करता है, तो वो बताता है आपका टैक्स रेवेन्यू एंड जीडीपी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ द नेक्स्ट 30th क्वेश्चन,
When the RBI wants to inject liquidity into economy, it may adopt the following. जब बाजार में RBI क्या करना चाहे, बाजार में तरलता को बढ़ाना चाहे, तो वो कौन से ऑप्शंस जो है वो रेस करेगी. पहला, बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द बैंक्स. ठीक है, बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर लेगा तो क्या होगा, पैसा बैंकों के पास चला जाएगा. पैसा बैंक के पास चला जाएगा तो कहां डालेंगे, मार्केट में. तो ये तो सही हो गया. दूसरा, एंटर इनटू रिवर्स रेपो ऑपरेशन. रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिसपे बैंक आरबीआई से पैसा ले, सॉरी आरबीआई लोगों से पैसा लेता है. तो ये तो नहीं करेंगे ना. ठीक है, इससे तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा. कैश रिजर्व रेशो CLR बढ़ा देंगे, CRR बढ़ा देंगे तो भी बैंकों के पास पैसा कम होगा, ये भी नहीं करेंगे. रिड्यूस SLR करने से बैंकों के पास पैसा बढ़ जाएगा, तो ये कर देंगे. तो इस आधार पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी. तो उस आधार पे क्या हो जाएगा, बाजार में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो फाइनेंस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऑपरेशन जो है वो करेक्ट है. ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड बिलो. नीचे वाले से बताना है. माइक्रो क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द बैंक टू इंडिविजुअल इन रिकॉइंड एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रायोरिटी सेक्टर एंडिंग नहीं भैया, लैंडिंग है ना, एल आएगा यहाँ पे, लैंडिंग. हाँ, ये तो सही है. RBI is prescribed a particular model to the bank provide microfinance. नहीं, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, A is the correct option. Only one is the correct one. Now the next question number 32. Which of the following steps that will result into containing inflation. कौन सी जो चीज है वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होगी. इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, यस, क्योंकि हमने पहले वाले में ही पढ़ा, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने से बैंक के पास पैसा क्या होगा, कम हो जाएगा. तो ये तो करेक्ट है. डिक्रीज नहीं, डिक्रीज तो हम तब करेंगे जब बाजार में पैसा बढ़ाना हो. परमिटिंग सेंट्रल एजेंसीज टू इंपोर्ट फ्री ड्यूटी पल्स एंड शुगर, क्या होगा, पल्स और शुगर बाहर आएगा तो क्या होगा, हाँ, इससे क्या होगा, डिमांड सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा. सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका कम होगा. सो मांग कम हो जाएगा उस आधार पे. तो एक और तीज, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दी क्वेश्चन नंबर 32. क्योंकि क्या होगा, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको इन्फ्लेशन कर्व करना है तो आप तो सप्लाई को कम करो, और सप्लाई कम नहीं करो, सॉरी, या तो सप्लाई को बढ़ा दो वरना डिमांड को कम कर दो. तो ये दोनों ऑप्शन है. पहले वाले में आप क्या कर रहे हो, पैसा कम करके डिमांड कम कर रहे हो. दूसरे वाले में आप इंपोर्ट करके सप्लाई बढ़ा रहे हो. तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33. Question number 33 talks, which of the following will not contribute to the higher current account deficit. इनमें से कौन सा जो है वो हायर करंट अकाउंट डेफिसिट पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. पहला, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल से आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा. सेकेंड, राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, राइज इन इंपोर्ट ऑफ दी सर्विसेज. इन्होंने पूछा है कि कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. तो इंपोर्ट अगर होगा तो कंट्रीब्यूट करेगा, इंपोर्ट अगर बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूट करेगा. तो सेकंड विल, तो बी इज द करेक्ट आंसर. खाली एक चीज है, अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपका फायदा होगा, न कि नुकसान होगा. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, इस आधार पर ऑप्शन आ जाएगा बी. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 33. 34th क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. डिवैल्यूएशन अभी समझाया था, जब हमारी करेंसी का क्या कर दो, मूल्य गिरा दो. और डेप्रिसिएशन का मतलब भी वही होता है, जब वो अपने आप गिर जाए. डिवैल्यूएशन जब हम खुद करें, डेप्रिसिएशन जब बाजार के आधार पे हो जाए, वो होगा. तो क्या है, इन स्टेटमेंट को देखना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है. डिवैल्यूएशन इज एन एक्टिविटी कंडक्टेड बाय सेंट्रल बैंक, वेयर एज डेप्रिसिएशन हैपेंड टू ड्यू टू मार्केट फोर्स. यही तो बात कर रहे थे भाई. तो एक तो करेक्ट हो गया. In both the devaluation and depreciation, currency loses value against other currency in a floating currency exchange market. दोनों ही कंडीशन में करेंसी अपनी क्या करेगी, वैल्यू जो है उस वैल्यू को डिक्रीज कर देगा. वो मूल्य दोनों मुद्रा एक स्थिर विनिमय बाजार में अन्य मुद्राओं के मुकाबले मूल्य जो है वो खो देती है. तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है. तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34th. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. जीडीपी डिफ्लेक्टर इज यूज्ड एज, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, एज इट इज डाल दिया गया है. तो मेजर इन्फ्लेशन इन अ कंट्री. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 35. जीडीपी डिफ्लेक्टर, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया था. नेक्स्ट, 36. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी
ऑफ आरबीआई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? क्या है ये? इट हेल्प इन रिड्यूसिंग वॉलेटिलिटी इन ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स इन द इंटरबैंक मार्केट। हाँ भैया, ये एक तरीका है इंटरबैंक मार्केट में क्या करने का? पैसा उगाने का। तो ये क्या है? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ना, तो करेक्ट है। द बोरोइंग अंडर एमएसएफ शुड बी ओवर एंड अबव द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेटो, नहीं ये रिक्वायरमेंट ये गलत है। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये किसका इंस्ट्रूमेंट है? मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। 37 says which of the following should be considered as Pigovian taxation? पिगोवियन कराधान जो है वो किसको काउंट करता है? तो पहला, कंजप्शन ऑफ सिगरेट, यस इट इज। बर्निंग ऑफ फोसाइल फ्यूल, ये भी रिसर्च नहीं है। रिसर्च ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आता। रेस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, ये भी नहीं आता है। पिगोवियन टैक्सेशन किसे कहा जाता है? जहां किसी बर्निंग थिंग्स पे चीज लगाई जाए, ठीक है, जहां से कुछ नुकसान आपका हो रहा है, लॉसेस जहां एक्वायर हो रहा है उसके ऊपर, जिससे कुछ ना कुछ मींस कहते हैं ह्यूमन को लॉस हो रहा हो, तो वो टैक्सेशन आपका पिगोवियन टैक्सेशन कहलाता है। इस आधार पे करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 38। बेसल थर्ड नॉर्म्स टारगेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग? बेसल्स क्या है? तो जब हमारा बैंकों का बैंक कहाँ है? आरबीआई। और सारे विश्व के बैंकों का बैंक कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड बेसल में सिचुएटेड है। वहां पे जो नॉर्म्स आते हैं उन्हें हम बेसल्स नॉर्म कहते हैं। वो पूछ रहा है क्या टेम्परो इंप्रूव द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक अराइजिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, यस इट इज। improve risk management and governance, yes. strengthen bank transparency, yes. तो all the three are correct, तो D is the correct option for question number 3rd। तो बेसल नॉर्म्स बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। 39th क्वेश्चन, कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो जैसे जैसे आपका टैक्स रेट बढ़ेगा, वैसे वैसे सॉरी जैसे जैसे आपका टैक्सेबल अमाउंट बढ़ेगा, टैक्स रेट क्या होगा? वो भी बढ़ेगा, यही कहता है ना। तो मार्जिनल टैक्स रेट शुड बी इंक्रीज, यस। मार्जिनल टैक्स रेट शुड बी मोर देन एवरेज टैक्स रेट, यस। बोथ आर द करेक्ट। तो सी जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन, which talks about consider the following statement about goods and service tax। पहला कहता है जीएसटी, अच्छा क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना। GST shall have two components, one levied by the center and other levied by the state, yes it is correct ना। या तो सेंटर करेगा या स्टेट करेगा, और अगर जॉइंट है तो IGST हो जाएगा, बट पॉइंट सही है। दूसरा, the center GST and state GST are to be paid by the joint account of the center and state, नहीं ये गलत है, ये कलेक्ट सेंटर कलेक्ट करता है। while the import would be zero rated, the export would be subjected to GST, ये भी गलत है। तो इसमें खाली एक स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 वाला ना। तो A is the correct option for the above question। Now the 41th, which of the following will not be part of financial inclusion? इनमें से कौन सा जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, आर्थिक समावेश या वित्तीय समावेश का हिस्सा नहीं होगा? तो विल नॉट बी ना, हाँ नॉट भी पूछा है महेश, नहीं होगा वाले पार्ट पे हमें ध्यान देना है। तो कौन सा नहीं होगा, कौन सा कोड सही है? ओपनिंग एजुकेशनल सेंटर्स, हाँ तो ये पार्ट नहीं होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन का। ओपनिंग वेल्थ एंड मैनेजमेंट सेंटर्स, ये भी नहीं होगा। एजुकेशन और एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये होगा। रिपोर्ट ऑफ खान कमीशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी नहीं होगा। तो 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो डी का ऑप्शन क्या हो गया? बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी क्या है? थर्ड वाला तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाएगा ना। अगर हम पॉवर्टी खत्म कर देंगे तो लोग किसमें आ जाएंगे? फाइनेंशियली इंक्लूड हो जाएंगे। which of the following can be associated by Gini coefficient? गिनी गुणांक से जो है गुणांक से क्या चीज जो है वो संबंधित है? नेशनल इनकम इनइक्वालिटी, यस इट इज। लॉरेंस वर्क कर्व, ये भी है। एजुकेशन सिस्टम नहीं, एजुकेशन सिस्टम इन सब चीजों से बाहर है। तो 1 and 2, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। अगर आप वीडियो में बने हैं तो डू कमेंट योर ओपिनियन, ये एक अकेला मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। आगे, इन इंडिया रूरल इनकम आर जनरली लोअर देन द अर्बन इनकम, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस अकाउंट फॉर दिस? ठीक है, ये भारत में गरीबी वाला जो पार्ट है, किस कारण से ग्रामीण और शहरी इनकम जो उसमें अंतर है।
A large number of farmers are illiterate and know little about scientific agriculture. Yes, we can say it, है ना, कह सकते हैं ना, क्या गलत है? सेकंड कहता है प्राइस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर लोअर देन दोज ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, ये सही है, ये भी पॉइंट है. इन्वेस्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन लोअर, ये भी सही है. तो ऑल थ्री आर करेक्ट. तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द 43. ये आयरोनी है, ओनली वन बिजनेस इज देयर दैट इज एग्रीकल्चर, जहां कोई बंदा नहीं देखता कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल आउटपुट कितना है, हर कोई बस लगाने की कोशिश करता है. दे नेवर ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द एक्चुअल ग्रोथ इज, कितना अमाउंट डालना चाहिए, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी के सारी चीजें जो है वो भगवान भरोसे ही कहानी चल रही होती है. 44th, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइज लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एट बर्थ एंड. इन दोनों के अलावा और कौन सी चीज है? तो वो कब कॉल क्या करता है? तो आपका इनकम कॉल करता है, पर कैपिटा इनकम. तो नेशनल इनकम पर हेड ये आ जाएगा आपका पर कैपिटा इनकम. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 44th. ठीक है, क्योंकि तीन चीजों से मिलकर आपका क्या बनता है? तीन चीजों से मिलकर नेशनल इनकम आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइज करता है. आपका लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और आपकी इनकम. इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय दी, ठीक है, किससे मेजर किया जाता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन एंड नॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल इनकम डिफ्लेशन. इसमें से करेक्ट आंसर जो निकल के आता है वो क्या आता है? ए. ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर. असेश दावा और कारण, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ना. तो 46 क्वेश्चन कहता है, दावा कहता है द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी. दावा तो सही है. द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव्स इन द यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, ये बात भी सही है. तो इन दोनों में से ऑप्शन क्या निकल के आएगा? ऑप्शन निकल के आएगा दावा भी सही है और उसका कारण भी सही है. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 47, Which of the following comes under non plan expenditure? इनमें से कौन सी जो चीज है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स में आती है? सब्सिडीज यस, इंटरेस्ट पेमेंट यस, कम्स अंडर ना. हाँ, डिफेंस एक्सपेंडिचर यस, मेंटेनेंस, ये तीनों. तो डी वाला जो है वो सही है. ठीक है, वो आपका चारों चीजें किस में आएगी? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है उसके अंदर आती है. तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. नेशनल इनकम इज, क्या है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या कहती है? एक मिनट. एनएनपीएट मार्केट प्राइस, एनएनपीएट फैक्टर प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कॉस्ट प्राइस. सर फैक्टर प्राइस, ये जो कॉस्ट है ये आपका क्लियर है, डी इज करेक्ट. क्या कहता है नेशनल इनकम? द total value of, so the final value of goods and services produced in a financial market. एक समय जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है उसका जो टोटल वैल्यू है वो क्या कहलाएगा? आपका नेशनल इनकम को डिफाइन करता है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 49th. The minimum alternative tax was introduced in the budget of the government of India year 1996-97. ठीक है, तो ये आपका क्या है करेक्ट आंसर? तो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49. द सप्लाई साइड इकोनॉमी लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर. वो किसकी बात करेगा? प्रोड्यूसर की बात करेगा. तो ए क्या है करेक्ट आंसर? ठीक है, तो वो उत्पादक जो उत्पादक की चर्चा करेगा. तो ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का. क्वेश्चन नंबर 51. द वॉलेटिलिटी इन द इंडियन शेयर मार्केट इज ड्यू टू, किस कारण से वॉलेटिलिटी होती है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन फंड्स यस, फ्लक्चुएशन इन फॉरेन कैपिटल मार्केट यस, चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी. तीनों चीजें है ना. तो सी इज द करेक्ट आंसर. 1, 2 एंड 3. शेयर मार्केट तो आप छीको तो भी शायद डिस्टर्ब हो जाए, इतनी स्थिति में है ना. आप नहीं, मतलब वैसा व्यक्ति जो क्या है मार्केट में, जैसे राकेश झुंझुनवाला जी जैसे लोग हैं, अगर वो अब तो नहीं रहे, वो अगर छीक देते तो क्या हो जाता? मार्केट ऊपर नीचे हो जाता. आपने देखा ना हर्षद मेहता वाली स्थिति, तो वो यही है. तो मार्केट क्या मोस्ट वॉलेटाइल चीज है, हर जगह कहीं ना कहीं किसी भी मामले में गिर जाएगा. क्वेश्चन नंबर 52. फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज, क्या मतलब होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस रिकवरी ऑफ लोन्स प्लस रिसीट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. ए इटसेल्फ इज द करेक्ट, बाकी की बात करने की आवश्यकता नहीं बचती. नाउ द क्वेश्चन नंबर 53 which talks about इंडिया स्ट्रेस्ड पॉलिसी 2009 to 14 जो है
वो क्या बात करती है, तो वो कहती है डबल द कंट्री शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय 2020। हाँ, ऐसा मन था हमारा। दूसरा, अचीव ग्रोथ ऑफ 25% पर, नहीं ये नहीं था। डबल इंडियन एक्सपोर्ट गुड्स बाय सर्विस 2014, ये भी था। तो दोनों थे, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से चारों में से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। चंदा कोचर आईसीआईसी बैंक से थी, सही है, ठीक है। नैनलाल किडवानी एचएसबीसी से थे। चित्रा रामकृष्णा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से थी। तो शिखा शर्मा वॉज नॉट विद एसबीआई, ये उस समय का क्वेश्चन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आप ज्यादा लोड इस बारे में मत लीजिएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 54। 55 फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following definitions are correct? Basis point increased in interest rate in the percentage term। तो ये तो क्या है, ये which of the following are correct, तो ये तो इनकरेक्ट है। बेसिस पॉइंट क्या होता है, आपका अलग अलग जो आप परसेंटेज निकालते हो उसको बोलते हैं। रेपो रेट, rate at which commercial banks borrow from the RBI by selling their securities and financial assets to the RBI for the longer period of पार्ट। तो लॉन्गर पीरियड के लिए क्या करती है, तो ये लॉन्गर पीरियड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेपो रेट किस समय के लिए रहता है, तो रेपो, ऐसे तो अगर आप बैंक रेट आता है ना, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये वाला जो पॉइंट है। फिर आएगा रिवर्स रेपो रेट, रेट एट इंटरेस्ट विच सेंट्रल बैंक बोरो फंड, ये सही है। कैश रिजर्व रेशो, मिनिमम परसेंटेज ऑफ द कैश डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट केप इटसेल्फ टू अवॉइड लिक्विडिटी इशू। इनमें से कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है, तो पहला गलत है, सेकंड गलत है, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं आएगा भैया, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तीसरा सही है, चौथा ये भी सही है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा थर्ड एंड फोर्थ। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट 56, the Ministry of Corporate Affairs has notified the corporate social responsibility rules would come into effect from April 1। ये जिस भी अप्रैल को आना था ना, उस वाले आधार पे कहानी कहती है। तो इस आधार पे कौन सी जो चीजें हैं वो क्या है, दे आर रिक्वायर्ड टू सेल एटलीस्ट 2% ऑफ देयर 3-year एवरेज प्रॉफिट। कंपनीज हैव नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 750 करोड़, नहीं कंपनीज, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, कंपनीज विद एटलीस्ट 5% वाला जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो केस उसमें आती है। तो इस तरह से सी जो ऑप्शन है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्ड में क्या होता है, सही होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 57, कंसीडर द फॉलोइंग, मार्केट बोरोइंग्स, ट्रेजरी बिल एंड स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड बाय आरबीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल डेप्ट, इनमें से क्या कंपोनेंट है, तो तीनों से भैया आपकी क्या होगा, इंटरनल डेप्ट बढ़ेगा ना। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दी 57th क्वेश्चन। इनमें से कुछ क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 58, the farmers are provided credit from a number of sources to their short term and long term needs. The main source of credit for the farmers include the primary agriculture, cooperative banks, commercial banks, RRB and money lenders। ये सही है। द नाबार्ड, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, इसमें नाबार्ड और आरबीआई जो है वो डायरेक्टली आपका क्या है, काम नहीं करता। वो किसके थ्रू काम करेगा, ये जो आरआरबी दे रखा है इसी के थ्रू काम करेगा। द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द लाइट बैंक्स, आईडीआईपी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है। और अगला क्या आएगा, द लार्ज के लिए भी नहीं है। क्या है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर ना, क्योंकि वो हर ये सारी बैंक तो क्या करती है, पैसा देती है। नाबार्ड अलग से किसी को लोन नहीं देती, नाबार्ड की स्कीम के तहत मिलता है। Which of the following is true regarding Indian economy from 2007-8 to 2018-13? ये क्वेश्चन पुराने आधार पर है, आप इस पे लोड न भी लें तो चलेगा। ठीक, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ वाज कंटिन्यूअसली शोइंग यूरोजोन क्राइसिस, ठीक है, नहीं, ये इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, इसका गार वार सब को देख लेंगे, बट ये आपके लिए अब इंपॉर्टेंट नहीं बचता, तो यू कैन लीव द पर्टिकुलर क्वेश्चन। 60th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, what are the difference between the millennium development goals and sustainable development goals? इन दोनों में से क्या सही है। millennium development goals were not developed through an intergovernmental process while SDG were, yes, correct. All the MDGs are applicable only to the developing countries except MDC goals 8 related to the aid and finance।
बोथ आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 60। तो 60वां जो क्वेश्चन है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही आता है, वो आता है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू द रूरल हाउस होल्ड, इनमें से कौन सा जो डायरेक्ट क्रेडिट देता है, आरआरबी, रूरल हाउस होल्ड की बात हो रही है ना भाई, तो रूरल हाउस होल्ड में कौन देगा आपका, देख एक तो होगा नेशनल रीजनल रूरल बैंक, ये तो करेक्ट है, नबार्ड, नबार्ड नहीं देता, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक, हाँ ये भी देगा, तो 1 and 3 आर करेक्ट, सी इज करेक्ट। फिर कह दे नाबार्ड जो है, नाबार्ड की कोई ब्रांचेस नहीं है, नाबार्ड एक इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई का है, बैंक कहलाता है, मान लेते हैं, पर नाबार्ड की खुद की कोई ब्रांचेस नहीं है, वो किसके साथ काम करता है, तो वो आरआरबीज वगैरह के साथ काम करता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू, ठीक है, क्या देखना है, करेक्ट आंसर्स निकालना इनमें से, बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक्स फ्रॉम आरबीआई नहीं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये नहीं है, बोरोइंग बाय द शेड्यूल बैंक्स फ्रॉम आरबीआई नहीं, lending to the commercial banks to the industry and trade नहीं, purchase and sale of government securities by RBI, yes it is, and none of the above, ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, only 3, B is the correct option। जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन तब करती है जब मार्केट से पैसा रेज करना है ना, निकालना है, तो वो क्या करते हैं, सेल और परचेज कर लेते हैं, किसका, आपका आरबीआई जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, तो एकदम से बाजार में पैसा चला भी जाएगा और एकदम से बाजार से पैसा क्या भी हो जाएगा, गायब भी हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 63rd, consider the following statement, inflation benefits the debtors, inflation benefits the bond holders, ये क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस कर भी चुके थे कि कौन बेनिफिट होगा, तो इन्फ्लेशन से कौन, जिस जो आपका कर्ज वाला है, ठीक है, उसको क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि रुपए की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, पैसे का क्वांटम बढ़ गया है, पर वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई है, तो किसको फायदा होगा, वो इन्फ्लेशन बेनिफिट। तो इसमें अगर देखा जाए इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 1 ओनली, इन्फ्लेशन बॉन्ड होल्डर्स को कभी फायदा नहीं देता, क्यों, क्योंकि वैल्यू कम हो जाता है ना, सिंपल सा होता है कि आपने मान लेते हैं आज गोल्ड आपने क्या किया, सामने वाले को 1,000 रुपए दिए थे, कब, 2000, इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं भाई, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को दिया था 70,000 रुपए दिए थे, कब दिए थे, 2019 में दिए थे, आप उसको 2024 में ले रहे हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू का कुछ नहीं हुआ, बट अगर आपने इस समय 1 तोला गोल्ड ले लेते तो गोल्ड कितने का हो जाता, 94,000 का, ठीक है, अगर इसी बंदे ने 70,000 से गोल्ड ले लिया तो ये फायदे में रहा ना, तो ये स्थिति निकल के आती है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 64th टॉक अबाउट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मींस, डिसगाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इसे क्या, इसका मतलब क्या निकल के आता है वो निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, नहीं ये मतलब नहीं निकलता, प्रोडक्टिविटी द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज 0, ये दिस इज द करेक्ट आंसर, डी है ना, क्या है आपका, मार्जिनल मींस ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जहां जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग अगर आपके यहाँ पे एम्प्लॉयड है, उसे क्या कहा जाता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो 64 का ऑप्शन बनेगा डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 65, in India deficit financing is used for raising resources for, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो क्यों की जाती है, तो रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेप्ट नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस में नहीं, रिडक्शन ऑफ फॉरेन नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में मेन काम है इसलिए किया जाता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 65, इसलिए तो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करोगे। To obtain full benefit of demographic dividend, what should India do, है ना, डिविडेंड का पूरा फायदा उठाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट, यस हमें करना चाहिए, इंट्रोडक्शन मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं भाई, वो तो लॉस हो जाएगा क्योंकि आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं, ये कर सकते हो बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं इसके लिए नहीं करना चाहिए, इसे तो हमें करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द हायर एजुकेशन नहीं, इसमें से आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा ए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सोशल लेवल पे गिराना, मतलब हमको कम करना चाहिए, रिडक्शन करना चाहिए, पर मोर उपयोग करने के लिए उसका कोई वाजिब जवाब जो है वो नहीं बनता, बड़ा ट्रिकी पार्ट इसमें डाल दिया था, लोग सोचेगा कि नहीं ये तो कम करना ही है। 67th, one of the reasons of the India occupational structure remains more or less
द सेम ओवर द ईयर्स हैज बीन दैट, क्यों हो रहा है, और इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो कोड हमें निकालना है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न हैज बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव इन उद्योगों के लिए, हाँ ये बात तो सही है भाई, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सॉरी 1 इज द करेक्ट। सेकंड कहता है प्रोडक्टिविटी इज एग्रीकल्चर हैज बीन हाई इनफ टू इट, नहीं कहाँ है भाई हाई इनफ। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग हैव एनेबल्ड मोर पीपल टू ओन, क्या बात करते हो भैया, यही तो झगड़ा है, इसी कारण तो नक्सलवाद हुआ है। People are largely unaware of the significance of transition from agriculture to the industry economic development, ये भी नहीं है, तो इसका एक अकेला ऑप्शन सही है, तो D is the correct option for the given question. Next, that is question number 68. The banks are required to maintain certain ratio between the cash in hand and the total asset. This is called, ठीक है, इसमें से क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा SLR, है ना, इसमें एक पॉइंट है रिक्वायर्ड टू रेशियो बिटवीन कैश इन हैंड एंड टोटल असेट, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका SLR, ठीक है, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, तो D इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 69th, फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मींस, फिस्कल डेफिसिट का जो मतलब है वो क्या निकलता है, इट डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, नहीं ऐसा नहीं है। नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है। ठीक है, द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट द नेट इंक्रीज इन इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग्स, यस इट इज, थर्ड इज करेक्ट। द सम ऑफ द मोनेटाइज्ड डेफिसिट एंड बजटरी डेफिसिट, ये भी नहीं है, तो ओनली 3 इज करेक्ट, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, गिल्ट एज मार्केट मींस, गिल्ट एज मार्केट का मतलब क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें निकाल के लेकर आना है, तो इसका मतलब होता है बुलियन मार्केट, नहीं, इसका मतलब होता है मार्केट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो उसे गिल्ट मार्केट कहा जाता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर बंदूकों का बाजार, उसको काला बाजार कहते हैं, गिल्ट मार्केट नहीं कहते, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, बेसिकली मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उसको कहा जाता है गिल्ट मार्केट, तो आपका 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 71, consider the following statement about hidden price rise and select correct option। क्या होता है, a situation of reduction in quality or amount of product offered at a unchanged price, yes, जैन वाले के समोसे हैं 12 रुपए की, पर साइज क्या हो गया छोटा, पार्ले जी है 5 रुपए का, पर बिस्किट क्या हो गया, कम हो गया ना, यही तो है आपका। ठीक है, अगला a situation of increase in indirect tax of goods, नहीं ये वाला तो नहीं है, तो ए इज द करेक्ट वन, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है 72, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट रन अनबैलेंस्ड बजट ऑन अनबैलेंस्ड बजट, ठीक है, इन अ बैलेंस्ड बजट देयर शुड बी अ सरप्लस बजट, नो बजट डेफिसिट, ठीक है, इनमें से ओनली वन इज करेक्ट यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सरप्लस बजट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर बनता है ना भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 73। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बॉन्ड, मतलब इनमें से कौन सा जो है बॉन्ड के बारे में सही नहीं है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये तो सही है बेटा, ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, इट इज करेक्ट। बॉन्ड इशूइंग बॉडी पेज इंटरेस्ट ऑन इट विच इज नोन एज कॉन्टेंगो रेट, नहीं ये वाला जो सही ऑप्शन है, ये क्या है, नॉट करेक्ट है। इशूड बाय गवर्नमेंट इन बोथ कंपनी, यस, बोर्ड्स एंड डिबेंचर्स आर डिफरेंट इन नेचर, यस, तो ये तीनों जो है वो सही है, तो सेकंड, तो सी इज द ऑप्शन, कि सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है आपका नॉट करेक्ट वाली कैटेगरी उसमें आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74, द एक्टिविटी रेट ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स सच एज, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, किन किन चीजों पे, स्कूल लिविंग एज, यस, पॉपुलरिटी ऑफ, वन सेकेंड, popularity of higher education, social customs, retirement age, all 4 are there, तो D is the correct answer for the activity rate। ये एक ऑप्शन आता है गतिविधि दर के आधार पर, तो ये सारी चीजें क्या होती है इसके अंदर आपका काउंट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 75, द ड्वेल इकोनॉमी इज अ मिक्सचर ऑफ ड्वेल ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, तो 75th का ऑप्शन क्या आएगा, ए।
76 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विथ, भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत कहां से हुई? सस्टेनेबल चेंजेस इन इंडस्ट्रियलाइजिंग पॉलिसी, convertibility of Indian economy, doing away in procedural formalities for foreign direct investment, significant reduction in tax rate. तो बेसिक क्या आएगा? ए, आपका सस्टेनेबल चेंज इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी से जहां आपने चेंज किया वो आपका 76 का आंसर है, तो ए इसका आंसर बनता है। 77 क्वाटर्निटी सेक्टर इम्प्लाइज, चतुर्थक सेक्टर जो है उसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली आपके तीन सेक्टर्स आपने पढ़ रखे हैं ना, ठीक है, प्राइमरी पढ़ा है, सेकेंडरी पढ़ा है, थर्ड टर्शरी पढ़ा है, और तृतीय के बाद आता है चतुर्थक। ये किसके बारे में बात करता है? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 77। 78 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, और क्या देखना है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें डिसइन्वेस्टमेंट के आधार पर कौन सा सही है? तो पहला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कहता है आपका गवर्नमेंट investigate disinvesting its share to various public sector undertakings. Yes, it is correct. Process of disinvestment is very fast. No, it is very slow. Process of disinvestment is very slow and government always falls short of target. Yes, both are correct. So B is the correct answer for question number 78. Now आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, that is question number 79. मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक क्लाइमेट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब इकोनॉमिक क्लाइमेट जो है उसका मतलब क्या निकलता है? ऑल फाइनेंशियल डिटर्मिनेशन आर टेकन बेस्ड मोस्टली ऑन द डिमांड एंड प्रोवाइड फोर्सेस। यस, ए इज द ट्रू। तो ए इसका क्या बनता है? करेक्ट आंसर बनता है कौन से नंबर का? क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 80, in pursuance with the recommendation of Narsimhan Committee, the RBI has formed new guidelines. ठीक है, आरबीआई ने क्या किया? टू गवर्न एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक टू मेक बैंकिंग सेक्टर कॉम्पिटिटिव। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। नरसिम्हन कमेटी किसके लिए बनी थी? जो बैंक के लिए बनी थी। तो इसमें दो तीन चीजें तो क्या हो जाएगा? अलग ही हो जाएगा ना। तो आपका ए जो है वो क्या बनता है? करेक्ट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन इन जनरल बट इट कैन बी चेक्ड इन। ये किस तरह से चेक किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लीड्स टू इंक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई एंड रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओनली एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज्ड, ऑल द एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड नेशनल डेप्ट रीपेमेंट ओनली, सो पेमेंट ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डी बनेगा। चारों ऑप्शन जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इन्फ्लेशन जो डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण बढ़ा है उसको रोक सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वो बनेगा डी। नाउ नेक्स्ट 82, इफ ऑल द बैंक इन एन इकोनॉमी आर नेशनलाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू मोनोपोली बैंक द टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है, अगर क्या किया जाएगा? ऑल बैंक इकोनॉमी आर नेशनलाइज और सबको मोनोपोली बैंक बना दिया जाएगा तो टोटल डिपॉजिट का क्या होगा? विल नाइदर इंक्रीज एंड नोर डिक्रीज। ये बेसिक सा चलता रहेगा ना, इंक्रीज डिक्रीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। करेक्ट सीक्वेंस इसमें से निकाल के लेके आना है। किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इसमें निकालना है। पहला डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद बैंक एंड करेंसी। तो पहला आएगा आपका, इस वाले आंसर को अगर निकालना चाहोगे तो बाजार में लिक्विडिटी के आधार पर, तरल में बात की जाए तो सबसे पहले क्या आएगी? सबसे पहले करेंसी आएगा, फिर आएगा डिमांड डिपॉजिट, फिर आएगा आपका सेविंग डिपॉजिट, फिर आएगा आपका टाइम डिपॉजिट। ठीक है, इसको समझना है। तो सब आगे पे आपको पैसा चाहिए तो हाथों हाथ जेब में कैश है वो आ गया। दूसरा, जो आपने बैंक में क्या रखा है? सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट, सर जो आपने डिमांड है मतलब आपने एफडी करवा रखा है वो हो गया। फिर जो सेविंग में रिकॉर्ड है वो हो गया, और फिर आपका, तो इस आधार पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 83। द नेक्स्ट वन 84, in the context of Indian economy, which of the following are the purpose of statutory liquidity requirements? SRR जिसे कहते हैं, statutory reserve requirement। ठीक है, तो इसका क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से क्या निकाल के लाना है? करेक्ट ऑप्शन निकालना है। क्या कहता है? टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांस द बैंक कैन, जो एडवांस बैंक कैन क्रिएट। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाता है। टू मेक
the people's deposit with bank safe and liquid, yes. To prevent the commercial bank from more excessive profit, नहीं. To force bank to have sufficient vault case meet their day to day requirement, ये भी नहीं होगा ना. तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 85. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है? तो प्राइम मिनिस्टर इन द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, हाँ सही है. टेक. अब सेकेंड है द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज प्रिसाइडेड ओवर प्राइम मिनिस्टर. सीईओ ऑफ द नीति आयोग इज आल्सो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. नीति आयोग द हाईएस्ट डिसीजन मेकर ऑफ द बॉडी फॉर प्लानिंग कमीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला है ए ऑप्शन इज द करेक्ट. तो ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 86. द अथॉरिटी इन इंडिया टू अडॉप्ट द 5-year प्लान फॉर अ कंट्री वेस्टेड इन, किसके हाथ में है? द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 86. क्वेश्चन नंबर 87. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में करेक्ट आंसर जो है वो निकाल के लेके आना. ठीक है, कौन सा करेक्ट है? तो पहला कहता है डिस्कस प्रोग्रेस ऑफ, क्या क्या करता है? डिस्कस प्रोग्रेस ऑफ नेशनल प्लान, यस. सजेस्ट द वे टू अचीव गोल्स ऑफ नेशनल प्लान्स, गिव गाइडलाइंस टू द फॉर्मुलेट द नेशनल प्लान, सजेस्ट प्लान अलोकेशन. नहीं, तीसरा वाला, फोर्थ वाला नहीं होगा. तो 1, 2 and 3, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 87th. Now the next question, that is question number 88. Inclusive growth would necessitate, inclusive growth की शुरुआत कहाँ से होगी? Development of infrastructure facilities, revival of agriculture, increase availability of social service such as education and health. तीनों है, मतलब all of the above. D is the correct answer for question number 88. आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, that is question number 89th. The theme and approach paper of 11th 5-year plan has been towards faster and more economic growth. ये क्वेश्चन पिछली बार भी अलग तरह से पूछा गया था. तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? सी आएगा ना, towards faster and more inclusive growth. अगला 90th. Inclusive, the planning was considered as prerequisite. ठीक है, गोड दे रखा है और करेक्ट आंसर इसमें से निकाल के लाना है. To balance social economic development, हाँ. To extending the benefits of, for extending the benefit of development in even matter, for focusing on removal of regional disparity, maximum utilization. D is the correct answer. सारे के सारे जो ऑप्शन है वो क्या आएंगे? प्लानिंग करने के लिए हमें प्री रिक्वेसाइट जो है वो ऑप्शंस की कैटेगरी में आते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 91. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन प्लानिंग. ठीक है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो निकाल कर लेके आना है. द सेकेंड 5-year प्लान एम्फेसाइज्ड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, यस. द थर्ड 5-year प्लान aimed at the self sufficiency, yes. Both are the correct ना. तो C is the correct answer for the question number 91. 90th. Inclusive growth as a enumerative in the 11th 5-year plan does not include one of the following. इनमें से क्या नहीं था? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, ये तो था. एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी था. रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, ये भी था. स्ट्रेंथनिंग द कैपिटल मार्केट, ये नहीं था. तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 92 का. डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर दैट 92. नेक्स्ट 93. In context of Indian 5-year plan, a shift in pattern of industrialization and the lower emphasis on heavy industries and more on infrastructure begins in, कब से शुरू हुआ? That is from the 6th 5-year plan. तो B is the correct option. Next 94th. Which of the following can be the further government's objective of inclusive growth? क्या निकल के आता है? तो promoting self help group, हाँ है. प्रमोटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये भी है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन, ऑल द थ्री आर देयर. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 94th. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95. हु प्रिसाइडेड ओवर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया? ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको प्रिसाइड कौन करता है? तो आपका प्राइम मिनिस्टर. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर दैट्स 95. नेक्स्ट 96th. In the post-independence period, economic reforms were first introduced in India under, सबसे पहले शुरुआत की तो पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1990.
डी में से सबसे पहले शुरुआत हुआ। 97 ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन इकोनॉमी कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ड्यूरिंग 11 5 ईयर प्लान फूड गेन प्रोडक्शन स्टीडली इंक्रीज, नहीं। ड्यूरिंग द 11 5 ईयर प्लान द एवरेज इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स अबाउट 10%, नहीं। नाइदर वन नाइदर टू इज करेक्ट, तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। 98 under which 5-year plan did the government introduce an agriculture strategy with give rise to the green revolution? कहां से शुरू हुआ? थर्ड 5-year प्लान जो है वहां से ये चीज शुरू हुई लास्ट में। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? 99 का जो ऑप्शन आएगा, 98 का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा, ठीक है, थर्ड 5-year प्लान बी। नेक्स्ट 99 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मनरेगा वाज लॉन्च्ड इन द 11th 5-year प्लान, इंदिरा आवास वाज लॉन्च्ड इन द 9th 5-year प्लान, दोनों में से क्या सही है? तो बी जो है वो सही है कि आपका इंदिरा आवास योजना में कौन सा शुरू हुआ, ठीक है, ये प्लान 9th जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, मनरेगा कौन से प्लान में शुरू हुआ एक बार आप लिखिएगा, ठीक है, वो 10th 5-year प्लान जो था, उस 10th 5-year प्लान में आपका जो मनरेगा है उसको स्टार्ट किया गया 2006 के आसपास। In India, the concept of minimum needs and direct anti-poverty programs were in the innovation of कौन से प्लान से शुरू हुआ? So that is the Garibi Hatao B, the 5th 5-year plan during the Indira Gandhi government. So these are the 100 question of the 7th task of the Indian economy. Thank you very much. Stay tuned with Kalpaksh for the 300 hard date challenge. And do comment your review and opinion about the 300 hard challenge of the Kalpaksh. Thank you very much.